नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, जबकि भारतीय बाज़ारों में काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहा। आज बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और आज बहुत ज़्यादा एक वोलेटाइल सेशन मार्केट्स में आपने देखा होगा। जो फर्स्ट हाफ में मार्केट देखे गए होंगे उनको सेकेंड हाफ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शायद इस तरह से कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। खैर, शुरुआती कारोबार में मार्केट्स फ्लैट रहे, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। 12 बजे का एक तेज़ी का टिक आया, फिर गिरावट आया, फिर दोबारा बाजार ने रफ्तार पकड़ी और सेकेंड हाफ में 2:30 बजे तक या मोरलेस 2:15 बजे तक भारतीय बाजारों में एक बढ़िया खासी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन सेकेंड हाफ में एकाएक मार्केट में सेल ऑफ आया। कुछ ट्रिगर्स बने। ट्रिगर्स थे सबसे पहले तो ये यूक्रेन रशिया में जो कुछ बयान बाजार के अंदर एजेंसीज के थ्रू आ रहे थे कि दोबारा वहाँ पर नया दौर जो है लड़ाई का शायद शुरू हो सकता है। ऐसी कुछ अटकलें थी एजेंसीज़ के हवाले से। कुछ तरफ ऐसी बातचीत थी कि उनसे कहा गया है कि अपने हथियार ले डाउन कर दीजिए, अब और ज़्यादा उनके पास स्कोप नहीं है लड़ने का। तो इस तरह की कई सारी अटकलें उठी। फिर वो यूएस की यील्ड भागी, जिसका इम्पैक्ट मार्केट ने रिएक्ट किया और तेज़ बिकवाली के तौर पर बदल गया। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर्स बनते गए जिसके आधार पर भारतीय बाजारों में बिकवाली थी। आज की बिकवाली इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये बिकवाली तब है जब आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अकेला खड़ा था 5% की तेज़ी के साथ। इतनी हैवी वेट स्टॉक जो कि इतनी बड़ी तेज़ी दिखा रहा है, उसके सामने आज पूरे इंडेक्स बिकवाली में थे, जिसमें एचडीएफसी बैंक लगातार प्रेशर में, आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस प्रेशर में, और सेकंड हाफ में तो पूरा मिड कैप स्मॉल कैप भी वाइप आउट हो गया। तो अगर आज आप बाज़ार को देखना चाहेंगे तो ज़्यादा बेहतर तस्वीर आपको तब दिखेगी जब आप हायर लेवल से मार्केट को देखेंगे। हायर लेवल से इंडेक्स निफ्टी करीब 450 पॉइंट साफ हुआ, सेंसेक्स करीब 1200 पॉइंट साफ हुआ, निफ्टी बैंक 1100 से 1150 पॉइंट साफ हुआ, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में 700 450 पॉइंट तक की गिरावट हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। इसीलिए वो डैमेज ज़्यादा सीवियर उनके लिए जो लॉन्ग साइड पर थे। जो शॉर्ट साइड पे थे उनके लिए तो आज पार्टी लग गई। अच्छा, आज की हाइलाइट्स में बाजार में आज मेजरली माइंड ट्री नंबर्स के बाद वहाँ पर कुछ रिएक्शन शुरुआती कारोबार में था, और बहुत कुछ तेज़ी वाला कोई रिएक्शन अगर था भी तो सेकंड हाफ के अंदर वो वाइप आउट होता दिखाई पड़ा। तो बहुत ही हैवी कार्नेज आज आप सेकंड हाफ में देखेंगे, और वो स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में था। इसीलिए एक वाइप आउट हुआ और 3:10 3:20 के आसपास जहाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद थी वो भी नहीं आई, और वो भी एक इरोड होते हुए दिखाई पड़ी। बहरहाल, अगर क्लैरिटी नहीं आती है इसके ऊपर कुछ, और कोई ऐसे न्यूज़ फ्लोज फर्दर डेवलप नहीं होते हैं, तो मार्केट इसको उलट भी सकता है। तो उस लिहाज से भी आप इस पर नज़र बना कर रखेंगे। अच्छा, शुरुआती कारोबार में शुगर तेज़ था, शुरुआती कारोबार में टेक्सटाइल तेज़ था, शुरुआती कारोबार में पावर तेज़ था, सेलेक्टिव पावर कंपनी में तेज़ी थी, कोल इंडिया आज का स्टार परफॉर्मर था, बढ़िया तेज़ी थी, रिलायंस में एक ज़ोरदार तेज़ी आज पूरे दिन देखने को मिली, गेल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पे शुरुआती कारोबार में एक बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन ओवरऑल जो बिकवाली थी वो सेकेंड हाफ में रशियन और यूक्रेनियन क्राइसिस के फर्दर डीपन होने की मद्देनज़र यहाँ पर बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। ऊपरी स्तरों से 1000 पॉइंट सेंसेक्स, निफ्टी करीब 317 पॉइंट, निफ्टी बैंक 782 और मिड कैप 783 पॉइंट नीचे। सबसे ज़्यादा बिकवाली आईटी, एफएमसीजी, रियल्टी जो कि मेजर कार्नेज में रहे, और ऑटो, फार्मा, पावर में कुछ तेज़ी के बाद प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ। उम्मीद है कि आज ज़्यादा सवाल भी आ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बातचीत करना चाह रहे होंगे कुछ सवालों को लेकर। NTPC and ITC on every dip for 1 to 3 month. 1 to 3 month? Will it get 10 to 25% रिटर्न? हर्ष साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट याद आया अभी। अगर आप NTPC, एक तो सबसे स्लो मूवर जो हैं इंडेक्स के, वही दो आपने चुने हैं, एक NTPC, ONGC भी ऐड कर ले तो सबसे स्लो मूवर, तीनों ही आ जाएंगे आपके पास। खैर, ITC, NTPC और ONGC सबसे स्लो चलने वाले स्टॉक हैं, पहला। दूसरा, आप इनसे उम्मीद लगा रहे हैं 10 से 25% की 1 से 3 महीने में। यानी कि अगर मैं इसको क्वार्टरली, या चलिए मैं इसको और 4 बार में अगर ऊपर ले जाता हूँ, इनको 4 गुना कर देता हूँ, कि साल का रिटर्न अगर आप गिनना चाह रहे हो तो मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 100% रिटर्न आपको चाहिए सिर्फ इन 3 स्टॉक्स में। आपने क्या सोचा हुआ था बाज़ार को कि क्या वो कोई जैकपॉट की जगह है, कोई रेस कोर्स है, क्या कोई सट्टे बाज़ार है? सर, आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स में कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट वाले जो लॉजिकल रिटर्न है उनके बारे में बात करिए। आप भूलिए नहीं कि आज भी बेंचमार्क रिटर्न जो है, जो सरकार मानती है, वो 8% ही होता है। अगर उससे भी ज़्यादा निकलना शुरू, मैं तो 6 बोलता हूँ, चलिए मैं 8 मान ले रहा हूँ उसको भी, तो अगर उससे ऊपर निकलता है तब आप जाके बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं। वो तरह के रिटर्न उम्मीद लगाएंगे तो आप बाज़ार में इन्वेस्ट करिए, वरना तो सट्टे बाज़ार के लिए पूरा बाज़ार खुला है। ऑप्शंस हैं, कॉल्स हैं, पुट्स हैं, फ्यूचर्स हैं, छोटे शेयर हैं जिनमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं,
और वहाँ पर आपको 100% क्या 500-500%, 10-10 गुना रिटर्न मिल जाता है एक एक 2-2 महीने में। लेकिन उस तरह का रिस्क अटैच होता है, तो आप वो अगर खेलने के लिए तैयार हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों स्टॉक में मेरी सीमित जानकारी ये कहती है कि इस तरह के रिटर्न शायद ना आ पाए। ओके, एक सेकेंड, इसके अलावा मेरे पास सवाल आया है, लुक एट चंबल। सर चंबल में जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है, राजेश सातपुते ने कल इसमें खरीदारी की राय दी थी और बढ़िया तेज़ी कल के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी थी। और आज सुबह भी मानस की तरफ से ये कॉल थी जहाँ पे उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी थी। तो आप अगर हैं तो उनके टारगेट्स और उनके स्टॉप लॉसेस को फॉलो कर सकते हैं। ओके, कैन आई बाय जुबिलेंट फूड आफ्टर टुडे स्प्लिट, फ्यूचर व्यू? मिश्रा साहब, डिपेंड्स, ये क्वार्टर के नंबर्स बहुत कुछ डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। लेकिन ये बात है, आज 500-550 रुपये में आपको जुबिलेंट फूड दिखेगा। आप इसको दोबारा उन लेवल्स पे जहाँ से स्प्लिट होकर नीचे आया है वो देखना चाह रहे हैं तो आपको बहुत लंबा समय देना पड़ेगा। अभी भी स्प्लिट के बाद इसकी इक्विटी साइज़ बहुत बड़ी नहीं हुई है, सिर्फ 70-72 करोड़ शेयर है मार्केट में, विच इज़ नॉट अ बिग साइज़। ITC के 1280 करोड़ शेयरों के या वोडाफोन के 2800 करोड़ शेयरों के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप नंबर्स को देखिए कि नंबर्स के बाद शायद आपको अच्छे मौके और मिले। ऑलरेडी शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ भी है हाई लेवल से, तो वो जोन जहाँ ये करेक्ट होकर लास्ट में गया था उनको आप ध्यान रखिएगा, उनके आसपास मिले तो आप एक बार को देख सकते हैं। नए स्प्लिट के बाद ब्रोकरेज हाउसेस टारगेट नहीं है, पुरानों में 4500 अपर एंड पे CLSA और 2400 लोअर एंड पे मैक्वेरी के टारगेट आया था। ओके, हीरो मोटोकॉर्प में क्या करना चाहिए? 2860 पर 20 शेयर हीरो मोटोकॉर्प से। आलोक जी, आप हीरो मोटोकॉर्प से निकल के HDFC बैंक में ना जाइए। आप हीरो मोटोकॉर्प में तो बने रह सकते हैं, HDFC बैंक में नया निवेश करिए। हीरो मोटोकॉर्प ऑटो का एक जाइंट है, HDFC बैंक बैंकिंग का एक जाइंट है। हीरो मोटोकॉर्प हाई लेवल से नीचे आ गया, आप लॉस बुक करेंगे और HDFC बैंक में जाएंगे, क्या पता वो भी नीचे आ जाए तो और लॉस बुक हो जाए। तो बेटर यही है कि आप ये गलती मत करिए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, बैठे रहिए। नया निवेश कर सकते हैं तो HDFC बैंक में कर लीजिए, वो बुरा नहीं है। आप HDFC बैंक के आज बहुत सारे सवाल मेरे पास आ भी रहे हैं और बहुत कंसर्न भी होंगे सबके, बहुत आराम से समझिए इस बात को। HDFC बैंक ने मार्च में ही 25% की तेज़ी दिखाई थी, वो इवेंट से पहले जो कि 4 अप्रैल को हुआ था। उस 4 अप्रैल के इवेंट के बाद से वो शेयर 19% इरोड हो चुका है। तो उसमें क्या बुराई है? वो मार्च की तेज़ी जो पकड़ी थी वो वापस इवेंट के बाद नीचे आ गई है। 1 2 ऑब्वियसली बात है, जब कोई 2 बड़े जाइंट मिलेंगे तो जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास ऑलरेडी होल्डिंग होती है जो कैप्ड है। हर कंपनी में 10% का ही इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है और वो HDFC बैंक और HDFC दोनों लेके बैठा है तो उनको एक ही एंटिटी को अपने पास रखना पड़ेगा, तो उनको अपनी होल्डिंग को कम करना पड़ेगा। वो 5-5 करें या 0.5 करें या 0.10 करें, वो उनके ऊपर है। तो किसी एक से निकल रहे हैं वो, तो फंड सेलिंग डिलीवरी बेस इसीलिए आपको इतनी मोटी दिख रही है। और तीसरा, HDFC बैंक के जो नंबर्स है वो वीक भी आए थे, तो बाजार ने उसको भी और मतलब आग में घी काम कर दिया, जिसकी वजह से वो और बिकवाली आ गई। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक बंद हो गया है, ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक अभी भी ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। HDFC बैंक आज भी देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, आज भी उसकी एसेट क्वालिटी उस तरह की ही है। स्लाइटली ऊपर नीचे 1-2 क्वार्टर में चलता है, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि बैंक की सिनेरियो ही बिगड़ गया है। बिल्कुल मर्जर हो रहा है और मेगा मर्जर है। अगर ये मर्जर होता है तो इंडिया के टॉप मर्जर्स में से एक हो जाएगा। इतना बड़ा मर्जर करने की कैपेसिटी अगर किसी एंटिटी में है तो यही एंटिटी है। तो आप उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, तो कोई ख़राबी नहीं है। SIP वे हमेशा चालू रखिए इस तरह की कंपनियों के साथ। अच्छा जी, इन्फोसिस को लेकर के कि हाँ, ये दूसरा एक सवाल था। इन्फोसिस पे बहुत सवाल आ रहे हैं। सर, इन्फोसिस के केस में भी अगर आप देखेंगे तो बायबैक से पहले इन्फोसिस बहुत चला है। कल भी ये बात मैंने कहीं ट्वीट करके मेंशन की थी कि इन्फोसिस का 7% का फॉल अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉल नहीं है। 10% की फॉल इन्फोसिस दिखा चुका है। 16% भी था एक, जिसमें एडजस्ट होकर रात में 10% बाद में आते आते बंद हुआ था। तो इस तरह के फॉल इन्फोसिस ने दिखाए हैं और उसके बावजूद अपना नया हाई बनाया है। बायबैक का प्राइस उस भाव से ऊपर का दिया था। तो अगर सिचुएशन ऐसी ख़राब होगी तो इन्फोसिस फिर से बायबैक करने की कैपेसिटी रखता है, फिर उनके पास कैश है, तो वो सिचुएशन को देख के आप कॉल ले सकते हैं। SIP के हिसाब से इसीलिए स्टॉक को रखा जाता है ताकि कभी नीचे आते ना तो इनके धीरे धीरे एवरेज नीचे होते रहे और आपको यही मौके मिलने जिनमें आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फेयर अनफ, अगर आप ये मानते हैं कि ज़ोमैटो चलेगा, आप मानते हैं पेटीएम चलेगा, आप मानते हैं नायका चलेगा, आप मानते हैं कोई भी न्यू एज पारस डिफेंस चलेगा, कोई भी कंपनी चलेगी, तो अगर ये चल सकती हैं तो इनसे प्रॉफिटेबिलिटी भी कहीं ज़्यादा बड़ी है, इनसे कहीं ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, इनसे कहीं ज़्यादा क्रेडिबल कंपनी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को प्रूव किया है, तो उनमें क्या दिक्कत है? तो आप उनको पहले प्रायोरिटी में रखिए, नींव के तौर पे उन्हें बिछाइए और उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। टाटा स्टील वर्सेस शेल में तो सर, टाटा स्टील में तो रिसेंटली एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट आ रहा है, इनका स्टॉक स्प्लिट आ रहा है, तो अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सेल के केस में वो ऑब्वियसली बात है, PSU है, ऊपर के लेवल पे OFS हमेशा आने के लिए तैयार रहेगा, तो ज़्यादा बेटर कैपेसिटीज़ में तो टाटा स्टील ही है, लेकिन वहाँ पर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है और वहाँ OFS है, आ सकता है, तो इसलिए दोनों में ही स्केप्टिकली व्यू रखिएगा। लेकिन दोनों में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो टाटा स्टील ऑब्वियसली बात है ज़्यादा बेटर साइड इस सिचुएशन में दिखाई पड़ेगा आपको। ओके, इंडिया बुल्स रियल स्टेट, अनुराग साहब इस क्वार्टर के नंबर तो ज़रूर देखने पड़ेंगे। आज के जो फॉल था सीवियर था, 96 ले आया, जो पिछले लोज के शायद नीचे ही है ये, तो अभी तो इस क्वार्टर के नंबर्स को अवेट करिए और नंबर्स को देखिए। अभी मेरी कुछ दिन पहले बातचीत हो रही थी आशीष जी से, आशीष बहेती जी से, NAV इन्वेस्टमेंट वाले, उन्होंने इस कंपनी के लिए मुझे ये बोला था कि इस कंपनी के नंबर्स में सिचुएशन बेटर हो रही है और वहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने भी उनको ये तर्क दिया कि सर पिछले क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक थे, तो उन्होंने मुझसे तर्क के जवाब में बात बोली कि लास्ट क्वार्टर के नंबर में क्लीन अप चल रहा है, और क्लीन अप चल रहा है पुरानी जो मैनेजमेंट थी उनकी वजह से। ये भी बोला जा रहा है कि अगर कंपनी थोड़ा सा खर्चा करती है 1000-2000 करोड़ रुपए के आसपास का, तो एक करीब 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेंट्री छुड़वा लेगी, जो इनके लिए बढ़िया रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड जनरेट कर सकती है। तो इन सिचुएशन सिनेरियो के हिसाब से अभी उस पर कुछ भी कॉल लेना मुश्किल है, लेकिन आगे चल के मैनेजमेंट के एक्शन क्या रहते हैं वो डिपेंड करता है, और इसीलिए 1000 रुपये का शेयर है 100 रुपये में आ चुका है, तो बहुत कुछ शायद खोने के लिए नहीं भी हो, तो आप उस हिसाब से इसमें कॉल ले सकते हैं, लेकिन नंबर्स को आप कीनली वॉच करिएगा। HDFC, ज्योति जी जितना मतलब समझ कहती है मेरी, सिनेरियो के हिसाब से तो HDFC ज़्यादा फेवरेबल हो चुका है, क्योंकि मर्जर होना है, HDFC बैंक मिलना है, नई एंटिटी बननी है, ज़्यादा बेटर डील HDFC लेने में है। वो जो रेशियो है उसका फेवर अब HDFC के फेवर में आ चुका है HDFC बैंक के कंपैरिजन में। तो कोई दिन, एक दो दिन के अंदर ही कोई दिन ऐसा आने वाला है जहाँ एक स्पाइक इन दोनों स्टॉक्स में आपको दिखेगा, और बहुत बढ़िया स्पाइक दिखेगा। तो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों में ओवरसोल्ड नहीं हो सकते ना कभी आकर, तो उनकी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकल आएगी सामने, तो इसीलिए आ सकता है ये स्पाइक कभी भी। हाँ, HDFC ज़्यादा फेवरेबल है इन दोनों के रेशियो के लिहाज से। सर विच स्टॉक टू एंटर इन दिस फॉल, TCS और HDFC? कौशिक साहब, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो है, क्योंकि आप देश की दूसरी और देश की 5वीं कंपनी के बीच में कंपैरिजन पूछ रहे हैं। दोनों जाइंट हैं, वो IT जाइंट है, वो हाउसिंग फाइनेंस जाइंट है, वो भी अच्छे कॉर्पोरेट घराने की है, वो भी अच्छे कॉर्पोरेट घराने की, और दोनों सालों से अपनी हिस्ट्री को प्रूफ करते आ रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे। हैविंग सेड दैट, अगर आप IT में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली TCS, बैंक्स NBFC में HDFC, तो दोनों में कोई क्वालिटी वाइज ख़राबी नहीं है। अब आता है प्राइस वाइज HDFC ज़्यादा फेवरेबल है सो फार TCS से कंपैरिजन में, लेकिन 37 का मल्टीपल TCS का है, तो वही बहुत महंगा नहीं है। 4500 का बायबैक था, तो कंपनी खुद अपनी वैल्यू 4500 मान के चल रही है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप थोड़ा सा कहीं झटका मिल जाए TCS में नीचे, तो एक टाइट रोप जैसी सिचुएशन है, थोड़ा सा नीचे आप तुरंत ले सकते हैं। SIP दोनों में कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही SIP आप आराम से कर सकते हैं। ओके, L&T टेक, सर आपको वेट करना चाहिए अभी नंबर्स को लेके विनोद जी, जैसी नंबर्स आएँ उसके बाद कोई कॉल लीजिए कि पूरा IT चला है और चल के नीचे आया है। आज अभी मैं इवैल्यूएट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से निकल के कि किस तरह की सिचुएशन है IT में, हायर लेवल से कितना टूट चुके हैं, क्या मल्टीपल चल रहे हैं सेक्टर के। तो मेरी एक ऑलरेडी एक्सेल शीट बनी हुई है, मैं उसी में कुछ डेटा चेंज करके भर के ट्वीट करने की कोशिश करता हूँ कितनी राइटली इवैल्यूएटेड है सिचुएशन। लेकिन बेटर यही है कि आप एक बारी इस क्वार्टर के नंबर देख लीजिए, उसके बाद कोई भी कॉल लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। अभी कुछ भी ऐसा मत करिए, आज की सेलिंग या हाल की सेलिंग पैनिक सेलिंग है। जब तक क्वार्टरली नंबर ना आए तब तक उस सेलिंग के सपोर्टिव फिगर नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि नंबर आए वहाँ बेटर हो जाए, घूम जाए वापस स्टॉक, तो उस हिसाब से आप इसे देखिएगा। व्हेन टू सेल, धनंजय साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सबके लिए बहुत अच्छा है। उनका सवाल है कि प्लीज़ इन्फॉर्म व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम टू सेल, आई एम ओनली कीप बाइंग बट नो एक्सपर्ट सेइंग व्हेन टू सेल। सर कोई पहली चीज़ एक्सपर्ट नहीं होते हैं, सब लोग सीख रहे हैं बाजार, आप भी, मैं भी, हम सब, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सीख सभी रहे हैं अभी भी। अब बात आती है कि कब बेचना है, सर वो आप डिसाइड करें कब बेचना है, खरीदना भी आपने डिसाइड किया था, आपका जब पैसे का ज़रूरत हो तब आप बेचिए। यूजुअली जो एक आइडियल सिचुएशन होती है उसके हिसाब से, अगर मान लिया आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और वो शेयर 3-4 साल में डबल हो गया, मान लिया 200 रुपये हो गया,
या 300 रुपये हो गया या जितना भी हो गया, वहाँ से अपना कैपिटल निकाल लीजिए और फ्री के शेयर छोड़ दीजिए। उन्हें आप पूरी ज़िंदगी के लिए भी रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉफिट ही खाली वहाँ पड़ा है, लॉस नहीं, आप कैपिटल निकाल चुके हैं। तो आइडियली तो ये होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने कुछ बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, आपको लगता है बच्चों की शादी में बेचेंगे, तो आप उस हिसाब से बेचिए। अच्छी कंपनियों को आप उस हिसाब से रख सकते हैं। घर के लिए या किसी ज़रूरत के लिए रखा है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सौदे सट्टे के लिए लिया हुआ है और आपको लगता है कि नहीं 2-4 दिन में पैसा आ रहा है, 10% 15% बन रहा है, तो वो निकाल लीजिए। सर, ये तो ग्रीड फियर का एक बहुत ही टाइट डिफरेंस होता है। मतलब ये बहुत पहले एक शो किया था मैंने, तब ये बात आई थी कि लाभ और लोभ में क्या अंतर होता है। तो लाभ और लोभ में सर बहुत अंतर नहीं होता है। आपका लाभ जब तक आपको लोभी नहीं बना रहा है तब तक आप रख लीजिए। जैसे ही आप बनना शुरू हो जाएंगे लाभ चला जाएगा। तो बेटर है थोड़ा थोड़ा आप लेते रहिए। लेकिन आपका जो कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनको आप हमेशा के लिए रख सकते हैं, जिनसे डिविडेंड आता है, जिनसे इनकम आती है, जिनको आप अपने फ्यूचर प्लान के हिसाब से बना सकते हैं। तो उस तरह से अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करिए कि जिनमें से आपको निकलना है, जिनमें आपको बने रहना है, जिनमें आपको डिविडेंड लेना है, उसके हिसाब से अपनी कॉल्स चेंज कर सकते हैं। ओके, वुड इट बी सेंसिबल टू कीप L&T, Infotech एंड Mindtree इन पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म? सर, दोनों हैं अच्छे, लेकिन ये ट्रिगर के आधार पर अगर आप ले रहे हैं कि मर्जर होगा तो ये हो सकता है। ये अभी नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे हो जाए। दूसरा नंबर Mindtree के बेटर हैं, L&T, Infotech के नंबर अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, और Mindtree के नंबर्स में होल्ड करने लायक चीज़ें हैं। बट हैविंग सेड दैट, दोनों के प्राइस बहुत ही हायर एंड पर है। तो अगर वो प्राइस और नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर डील बन जाएंगे। लेकिन कंपनियों की क्वालिटी में एटलीस्ट कोई ख़राबी नहीं है, और उस कंपनियों की सिचुएशंस में भी एज ऑफ नाउ कोई ख़राबी नहीं दिख रही है। बट कीप ऑन इवैल्यूएटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, फ़िलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। पैनिक सेलिंग में कभी बाज़ार में माल मत बेचिएगा। याद रखिएगा, पैनिक सेलिंग बेचने के लिए नहीं होती, खरीदने के लिए होती है। तो पैनिक सेलिंग में आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकते हैं। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है, आप मेरे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हैं। नमस्कार।